अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी के फर्स्ट पार्ट यानी साइको डायग्नोस्टिक पे हम लोगों ने बात करना स्टार्ट की है, जिसमें DSM-5 को हम सीरीज़ वाइज पढ़ेंगे। स्टार्ट हमने लिया है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से। फर्स्ट पे हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स एंड हाउ टू ट्रीट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ये सारा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। आज हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की सेकंड कैटेगरी स्टार्ट करेंगे, जिनमें कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स इंक्लूडेड हैं। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स पे जंप करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन होती क्या है, क्योंकि जब तक हमें कम्युनिकेशन का ही नहीं पता होगा तो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। और जब हमें कम्युनिकेशन का पता होगा तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि हम कौन से डिसऑर्डर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी थॉट्स को, इंफॉर्मेशन को या फिर फीलिंग्स को किसी दूसरे पर्सन तक पहुँचाते हैं, जिसमें हम स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, रिटन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल, साइंस और बिहेवियर का यूज़ करते हुए जब हम इंफॉर्मेशन को दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इट्स मीन कि अगर कोई पर्सन सही तरीके से स्पीच नहीं कर पा रहा, रिटन में इश्यूज़ आ रहे हैं या सिंबल्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को फेस कर रहा है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें स्पोकन और रिटन लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है। जैसे अब मैं वर्बली आप लोगों से बात कर रही हूँ, वर्बली आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो इट्स मीन कि ये वर्बल कम्युनिकेशन है। सेकंड वन इज़ नॉन वर्बल, जिसमें हमारे जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लाइव आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो तो आपसे बात करते हुए उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है, सिटिंग पोजीशन क्या है या फिर स्टैंडिंग पोस्चर उसका क्या है, तो ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती हैं। ठीक है, देन पैरा वर्बल आता है, जिसमें टोन, पिच, पेस वगैरह आता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो कहीं पे मेरी टोन हाई होगी, कहीं पे लो होगी, तो इस तरह से करके ये वर्बल पैरा वर्बल होता है। नेक्स्ट वन इज़ विजुअल। विजुअल में सिंबल्स, इमेजेस एंड ग्राफिक्स आते हैं। देन लास्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आता है, जिसमें ईमेल्स, टेक्स्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडेड हैं। आई होप कि अब आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कम्युनिकेशन होती क्या है। तो अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो डिसऑर्डर्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है कि डेफिसिट्स होते हैं, इम्पेयरमेंट होती है, लिमिटेड होती है क्या हमारी लैंग्वेज, स्पीच या फिर कम्युनिकेशन। एक इंडिविजुअल किस तरह से साउंड्स को एक्सप्रेस करता है उसको हम स्पीच कहते हैं। इसमें इंडिविजुअल्स की आर्टिकुलेशन होती है। अब आर्टिकुलेशन क्या होती है कि किस तरह से हमारी टंग, लिप्स, जॉ, ये सब मिलकर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके कोई भी साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब आप खुद भी देखें, खुद अगर आप किसी से कोई बात करें तो आपके लिप्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जॉ भी, और आप अपनी टंग का भी यूज़ कर रहे होते हो। तो ये इनको हम इंडिविजुअल्स आर्टिकुलेशन कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्लुएंसी, कि किस तरह से फ्लुएंटली हम कोई भी लैंग्वेज इसका इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश है, उर्दू है। उसके बाद हमारी वॉइस आती है कि कहाँ पे हमने ऊंची आवाज़ में बात करना है, कहाँ पे हमने अपनी वॉइस को स्लो डाउन करना है। और लास्ट पे रेजोनेंस क्वालिटी आती है। एक इंडिविजुअल की टोन, रिचनेस और वॉइस में कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है, इसको हम रेजोनेंस क्वालिटी कहते हैं। इन शॉर्ट, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अपनी बात करते हुए, कम्युनिकेशन करते हुए कितनी क्लियरली बात कर रहा है, उसकी वॉइस कैसी है, फ्लुएंसी है या नहीं, उसके अलावा जो वो बोल रहा है वो क्लियर है या नहीं, ये सारा हमारा स्पीच में इंक्लूडेड होता है। अगर इसमें से कोई भी इंडिविजुअल कोई भी एक चीज़ फेस कर रहा है तो इट्स मीन कि वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स फेस कर रहा है। सेकेंड इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज में फॉर्म, फंक्शन एंड यूज़ ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ सिंबल्स इंक्लूडेड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पोकन वर्ड्स, साइन लैंग्वेज, रिटन वर्ड्स एंड पिक्चर्स। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हम स्पोकन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो रिटन वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं और पिक्चर्स या इमेजेस का भी यूज़ करते हैं, ताकि हम अच्छे तरीके से किसी को कम्युनिकेट कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम प्रेजेंटेशंस देते हैं तो उसमें हम जितने ज़्यादा इमेजेस को ऐड करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो ऑडियंस अच्छे तरीके से उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। थर्ड वन इज़ कम्युनिकेशन। अब टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल।
हम जितना बोलते हैं ना वो हमारा वर्बल होता है और वो 7% होता है। जबकि हमारे जेस्चर्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस ये हमारा सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूडेड होता है और ये हमारा 93% ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो ये दोनों पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मिलकर दूसरे लोगों पे इन्फ्लुएंस करते हैं, कन्विंस करते हैं या इन्हीं की मदद से हम अच्छे तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ डाइस के आगे खड़े होकर और लैपटॉप पे फ़ोकस नहीं करना, बल्कि आपके सामने जो ऑडियंस बैठी है, आपने उससे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, आपने अपने हाथों का यूज़ करना है। अगर पॉसिबल है तो आप हल्का जो है वो 3 टू 4 स्टेप्स जो है वो वॉक भी कर सकते हो, ठीक है? तो आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट असेसमेंट करना अब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन को असेस करते हैं, तो उसके लिए हमें इंडिविजुअल का कल्चर और लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी देखना ज़रूरी होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चे बाइलिंगुअल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो वो इट्स मीन कि वो उसका उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी, डिफरेंट तरीके से वो कम्युनिकेट करेंगे, डिफरेंट वर्ड्स वो यूज़ करेंगे, डिफरेंट साइंस वो यूज़ करेंगे। तो इस वजह से कल्चर को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं उनमें आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन करना कॉन्फिडेंट कहलाया जाता है। लेकिन कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जिसमें आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है? तो अगर कोई बच्चा आपके पास आता है, वो आपसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर रहा, तो आपने उसका कल्चर एस्पेक्ट जो है उसको भी फाइंड आउट ज़रूर करना है, ताकि आप ये चीज़ एक्सप्लोर कर सको कि बच्चा एनवायरनमेंट की वजह से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा या वाक़ई उसको कोई ना कोई कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन चेन। हम सेल्फ मॉनिटर करते हैं, ठीक है? अब आपने इसको साथ-साथ अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट वन हमारे पास कोई भी आइडिया आता है, ठीक है? आइडियाज़ आते हैं तो उसके बाद हम उसके लिए क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स चूज़ करते हैं कि हमने इसके लिए कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, यानी हम सिमेंटिक पे फ़ोकस करते हैं। उसके बाद हम उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है? जिसको सेंटेंस स्ट्रक्चर या सिंटैक्स कहा जाता है। देन हम उसके लिए साउंड्स को सिलेक्ट करते हैं, फ़ोनोलॉजी। देन हम उसको क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं स्पीच मसल्स को। देन हम उस आर्टिकुलेट करते हैं उस साउंड को, यानी उस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। देन हमारी स्पीच में फ्लुएंसी आ जाती है। देन हम अच्छे तरीके से उसको बोल पाते हैं, ठीक है? ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमारे पास आइडिया आता है, तो हम उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करेंगे, वर्ड्स अंडरस्टैंड करेंगे, उसको याद करेंगे, रिमेंबर करेंगे, उसको सुनेंगे, देन उसको इंटरप्रेट करेंगे और लास्ट में उसको अटेंड करेंगे, यानी स्पीक देन एप्रोप्रिएटली। तो ये एक कम्युनिकेशन चेन है जो कि चेन में ही चलता रहता है। नेक्स्ट इज़ कोमॉर्बिडिटी। जब एक से ज़्यादा डिसऑर्डर साथ-साथ चल रहे होते हैं तो उसको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के साथ-साथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग एंग्ज़ायटी और मेडिकल कंडीशंस यानी सीज़र या स्पेसिफिक क्रोमोसोम एब्नॉर्मैलिटीज़, ठीक है? तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के साथ-साथ ये सारे डिसऑर्डर्स भी साइड बाय साइड चल रहे हों। List of communication disorders. First one is language disorder, second speech sound disorder, third childhood fluency disorder यानी जिसको stuttering भी कहा जाता है, fourth one is social pragmatic communication disorder and fifth one is unspecified communication disorder. तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की फ़र्स्ट टाइप यानी लैंग्वेज डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अपना लेक्चर अटेंड करते हैं। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इंस्टा के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।